सावन के दूसरे सोमवार पर झारखंड के देवघर में कांवड़िए और शिव भक्त जल चढ़ाने के लिए काफी संख्या में कांवड़िए बाबा धाम पहुंचे हैं। उन्होंने वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। दूसरी सोमवार पर कांवड़ियों ने जत्थों से पूरा इलाका केसरियामय हो चुका है। सोमवती अमावस्या और सावन के दूसरे सोमवार पर देश भर के मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। लोग जल और बेलपत्र चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। बता दें कि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। लोग इस महीने में विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन 5वां महीना होता है। पंचांग के अनुसार इस दिन एक नहीं बल्कि 4 अत्यंत शुभ योग का निर्माण होगा और इन शुभ योगों में पूजा व्रत करने वाले साधक को भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। लिहाजा काफी अधिक संख्या में शिव भक्त बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं। पिछले कुछ दिनों पहले हुई जोरदार बारिश के बाद दिल्ली में यमुना नदी ने अपने रौद्र रूप दिखाया है, जिससे आमजन से लेकर दिल्ली के आसपास के किसानों और पशुपालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। यमुना नदी में जलस्तर बढ़ने से दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ जैसी हालत है। वहीं दिल्ली वासियों को इस बाढ़ के कहर का सामना 45 साल के बाद करना पड़ा। पिछले 2 दिनों से यमुना का जलस्तर घटने लगा है, जिससे बाढ़ प्रभावित इलाकों और लोगों को थोड़ी राहत मिली है। पिछले 2 दिनों से दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ का पानी उतरने लगा है। वहीं आज दिल्ली बाढ़ नियंत्रण विभाग के अनुसार सोमवार सुबह 8 बजे यमुना का जलस्तर 206.2 मीटर दर्ज किया गया। जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। अधिकारियों के मुताबिक अगले कुछ घंटों में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आने की संभावना है। बेंगलुरु में विपक्ष की दूसरी बैठक से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विपक्ष की बैठक 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए एक अच्छा कदम होगा और ये देश के लोकतंत्र और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अच्छा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर अलग अलग राज्यों में कई चुनाव लड़े हैं और हार भी मिली है। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश इसके ताज़ा उदाहरण हैं। 17 से 18 जुलाई को कर्नाटक के बेंगलुरु में कांग्रेस द्वारा बुलाई जा रही दूसरी विपक्षी एकता बैठक में कम से कम 24 राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता शामिल होंगे। विपक्षी दल की बैठक भी अब 17-18 तारीख को होने वाली है पूरा। हाँ, मुझे भी पता चला मीडिया के माध्यम से। किस तरह देखते हैं इसको? बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है और 2024 के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू। नए पीसीसी अध्यक्ष चुने हैं, उन्होंने कहा कि देश पे भरोसा है और आपके चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन आपके सामने अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनके सामने कोई चेहरा नहीं है। चैलेंज भी किया है कि मोदी के चेहरे पे चुनाव है, आप इसका किस सोचते हैं? देखिए, मोदी के चेहरे पर अनेक राज्यों में चुनाव लड़े हैं और उसमें उसको मात मिली है। अभी ताज़ा तरीन कर्नाटक की बात कर सकते हैं और हिमाचल की बात कर सकते हैं। तो स्थानीय मुद्दे अलग होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वहीन भी हो गया प्रदेश में और मुद्दा विहीन भी। भाजपा नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन पर मार्गदर्शन के लिए कोई एजेंडा नहीं होने का आरोप लगाया। विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जब अवसरवादी व्यक्ति विपक्ष में होते हैं तो वे कोई निर्णय नहीं लेते हैं और आदर्शों का पालन नहीं कर पाते हैं। उन्होंने कहा विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं बचा है क्योंकि वे हताश और निराश हैं।
जनता जीतेगी या विपक्षी एकता जीतेगी, ये 2024 में तय होगा। ये अभी जो विपक्षी एकता जो दिखाने की है उसमें अनेकताएं बहुत आ रही हैं, विषयों की अनेकताएं हैं, व्यक्ति की अनेकताएं हैं। तो अब वो किस प्रकार से एकता लेकर आएंगे और जो उनकी मजबूरी है, जो कि एक मजबूरी उनकी एक ही है कि मोदी जी को हराना है और देश की जनता कह रही है हम मोदी जी को जिताएंगे। तो अब जनता जीतती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश नगर निगम चुनाव में बीजेपी की जीत को याद करते हुए कहा कि इस जीत के पीछे पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत है। पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि बीजेपी को अन्य राजनीतिक दलों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने होंगे, क्योंकि बीजेपी अन्य राजनीतिक दलों से अलग है। ये प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता की कड़ी मेहनत है, जिसके कारण हमें नगर निगम चुनावों में जीत मिली है। इस नगर निगम के चुनाव में जो अथक परिश्रम किया है उसके लिए मैं अपनी तरफ से भी आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जो आपने कहा ना कि हमारे कारण विजय प्राप्त हुई, फला के कारण विजय प्राप्त हुई, मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे भी एक जीवन में विजय प्राप्त हुई है। लाखों लाख करोड़ों करोड़ों काम करता हूं, अपना पसीना बहाकर भारतीय जनता पार्टी का जो वट वृक्ष खड़ा किया है। इस विजय का श्रेय यदि दिया जाना चाहिए तो उन्हें दिया जाना चाहिए। हम सभी एक सामान्य कार्यकर्ता, लेकिन जिन्होंने विजय हासिल प्राप्त की है अथवा जो विजय हासिल करते करते रुक गए, मैं सभी को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी का मैं अपनी तरफ से स्वागत करता हूं। और हमारी महापौर श्रीमती सुषमा जी खड़गवाल रिकॉर्ड मतों से उन्होंने विजय प्राप्त की। और यह हम सब सभी के लिए गौरव का विषय है। और यह भी केवल सुषमा जी की विजय नहीं, आप सब लोगों ने यदि अथक परिश्रम न किया होता तो शायद ये विजय हमको प्राप्त न होता। देश की राजधानी दिल्ली में बाढ़ की स्थिति पर पीडब्ल्यूडी मंत्री अतिशी ने कहा कि यमुना नदी का जलस्तर कम हो रहा है और इसके खतरे के निशान से नीचे होने का अनुमान है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार का मुख्य उद्देश्य उन व्यक्तियों के लिए राहत और पुनर्वास केंद्र स्थापित करके सामान्य स्थिति बहाल करना है, जिन्हें अपने घरों से भागना पड़ा है। कई क्षेत्र अभी भी बाढ़ में डूबे हुए हैं और सरकार इन स्थानों से पानी पंप कर रही है। यमुना का जलस्तर तेजी से घट रहा है और हमें उम्मीद है कि आज रात तक यमुना का जलस्तर खतरे के स्तर से नीचे होगा। अब हमारी प्राथमिकता जीवन को सामान्य बनाना और उन लोगों के लिए राहत एवं पुनर्वास शिविर स्थापित करना है जिन्हें अपनी जगह खाली करनी पड़ी है। लेकिन शहर के कई हिस्सों में अभी भी जल जमाव है। हम सड़कों से पानी निकाल रहे हैं। बात यह है कि वाटर लेवल लगातार नीचे आ रहा है। हमें उम्मीद है कि आज रात तक यमुना का लेवल डेंजर लेवल से नीचे आ जाएगा। अब हमारी जिम्मेदारी है धीरे धीरे हम दिल्ली को कैसे बैक ऑन ट्रैक लेके जाएं। एक तरफ जिन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है उनके लिए रिलीफ कैंप्स, उनके लिए रिहैबिलिटेशन का काम हमने अब शुरू करवा दिया है। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में एक और समस्या है कि अभी भी कई ऐसी सड़कें हैं जिन पे काफ़ी पानी है। हम अभी राजघाट के पास हैं, राजघाट के एरिया में हैं और यहाँ पर भी काफ़ी पानी भरा हुआ है। लाल किले के पास पानी भरा हुआ है, ISPT वगैरह के पास पानी भरा हुआ है। तो मैं पीडब्ल्यूडी की पूरी टीम के साथ आई हूँ यहाँ पे इसको रिव्यू करने के लिए कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जल्द से जल्द हम यहाँ से पानी को हटा सकें। कोशिश हमारी ये पूरी है कि आज रात को ISBT से लेके ITO तक के पूरे स्ट्रेच पर दिल्ली में पीडब्ल्यूडी के पास, दिल्ली जल बोर्ड के पास जितने मोटर्स अवेलेबल हैं, जितने पंपिंग सेट्स अवेलेबल हैं, उनसे पानी को उठाकर लिफ्ट कर दिया जाए। समस्या बस इतनी है कि कई सारे ड्रेन्स हैं जो अभी यमुना में जा रहे हैं, उनमें वाटर लेवल अभी काफ़ी हाई है। तो स्वाभाविक बात है कि अगर ड्रेन का वाटर लेवल सड़क के वाटर लेवल से ऊंचा होगा तो फिर वहाँ पे पंप करना पॉसिबल नहीं होता। पर पूरी टीम यहाँ पे लगातार लगी हुई है। मैं खुद इस पूरे स्ट्रेच का इंस्पेक्शन कर रही हूँ, ये देखने के लिए कि दिल्ली वालों के लिए सड़कें सारी की सारी हम जल्द से जल्द कैसे खोल सकें।
भारतीय सेना की लाइफलाइन मनाली लेह मार्ग 6 दिन बाद एक तरफा यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। देर शाम बीआरओ ने इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी है। हालांकि वाहन से वशिष्ठ चौक तक यातायात एक तरफा रहेगा। सड़क खुलते ही सोलंग नाला में फंसे ट्रक भी निकलने शुरू हो गए हैं। सड़क खुलने से अब लाहौल घाटी के किसानों ने राहत की सांस ली है। अब किसान अपना मटर देश की मंडियों तक भेज सकेंगे। सड़क बंद होने के कारण किसान मटर का तुड़ान भी नहीं कर पा रहे थे। बाढ़ से तहस नहस हुई सड़क को बीआरओ ने फिर से बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर चला है। वाहन से वशिष्ठ चौक तक बाढ़ के कारण सड़क जगह जगह बह गई थी। मौसम खुलते ही 13 जुलाई से सड़क को ठीक करने का कार्य शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ से हिमाचल प्रदेश में 100 से अधिक लोगों की जान चली गई। हिमाचल सरकार के राजस्व विभाग के अनुसार राज्य में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान की अनुमानित लागत 3,738.28 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। अधिकारियों के मुताबिक राज्य में भूस्खलन की 53 घटनाओं के अलावा अचानक बाढ़ की 35 घटनाएं हुई हैं। पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने दिल्ली अध्यादेश विवाद पर टिप्पणी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार कई वर्षों से एक के बाद एक कई अध्यादेश ला चुकी है और कांग्रेस पार्टी ने उन सभी पर किसी न किसी तरह से आपत्ति जताई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कोई कानून अध्यादेश के जरिए पारित हो। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार एक के बाद एक कई अध्यादेश लेकर आई है। हर अध्यादेश पर कांग्रेस पार्टी ने किसी न किसी तरह से आपत्ति जताई है। हम नहीं चाहते कि कोई कानून अध्यादेश के जरिए पारित हो। कांग्रेस पार्टी की अगर उसूलों को देखा जाए, लोकसभा राज्यसभा जहां भी हो, मोदी सरकार सत्ता पे आने के बाद कांग्रेस पार्टी की सदन के अंदर जो तेवर, उसका अगर देखा जाए तो हर वक्त ये प्रतीत होते जाएंगे कि जहाँ जहाँ आम जनता की और देश की हित में कोई शंका पैदा होने की गुंजाइश रहते या आशंका रहते, उस वक्त कांग्रेस पार्टी खड़े होकर विरोध दर्ज कराते। सदन के अंदर की इतिहास यही गवाह देते हैं। तो अध्यादेश सिर्फ ये नहीं, बल्कि मोदी जी की सरकार पिछले कई सालों से एक के बाद एक अध्यादेश सदन के अंदर लाते रहते और हर अध्यादेश पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे विरोध हम सदन के अंदर दर्ज कराते रहते। सबसे पहली बात यह है कि हम लोग नहीं चाहते कि अध्यादेश की जरिए कोई भी कानून पारित करने का कोशिश हो।